आज हम जर्मन भाषा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कभी-कभी थोड़ा मुश्किल लगने वाले हिस्से पर गहराई से नजर डालेंगे। भविष्यकाल या जैसा जर्मन में कहते हैं फ्यूचर आई। बिल्कुल। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भविष्य के बारे में बात करने का सबसे आसान और स्वाभाविक तरीका क्या है। और ये पूरी चर्चा ओम प्रकाश के लिखे हुए स्टडी नोट्स पर आधारित है। तो चलिए इस व्याकरण की गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि जर्मन में भविष्य की योजनाओं और भविष्यवाणियों को कैसे व्यक्त किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। स्लाइड 1, जर्मन फ्यूचर टेंस फ्यूचर आई, और इसका सबटाइटल है भविष्यकाल को सीखने का सबसे आसान और नेचुरल तरीका। ये शीर्षक ही हमें बता रहा है कि हम इसे बहुत सरल तरीके से समझने वाले हैं, कोई मुश्किल नियम नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। तो स्लाइड 2, फ्यूचर आई क्या है? ये सबसे पहला सवाल है। हम ये बताने के लिए करते हैं कि भविष्य में क्या होगा। इसे समझने के लिए चलिए 3 भाषाओं में इसकी तुलना देखते हैं। ठीक है। हिंदी में तो हम कहते हैं मैं जाऊंगा, और अंग्रेजी में आई विल गो। और अब जर्मन में? जर्मन में कहेंगे इश वेर्द गेन। एक बार फिर इश वेर्द गेन। अच्छा, इश वेर्द गेन। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अंग्रेजी के विल की तरह ही जर्मन में वेर्दन का उपयोग होता है। ये भविष्यकाल बनाने वाला इंजन है। नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड 3, द इंजन, वेर्दन क्रिया का रूप। तो जैसा आपने कहा, भविष्यकाल बनाने के लिए हमें एक इंजन की जरूरत होती है, और वो इंजन है वेर्दन क्रिया। बिल्कुल, और ये वेर्दन का रूप सर्वनाम यानी प्रोनाउन के साथ बदलता है। चलिए इसे देखते हैं। इश यानी मैं के साथ होता है वेर्द, वेर्द। ठीक है, इश वेर्द। डू यानी तुम के साथ वेर्स्ट, वेर्स्ट। डू वेर्स्ट। एस यानी वह के साथ वेर्द, विर्द, विर वेर्द, विर। विर। वियर यानी हम के साथ वेदन, वेर्न, विर वेदन। विर वेर्न। ईर यानी तुम सबके साथ वेर्दिट, वेर्दित, ईर वेर्दिट। ईर वेर्दित। और सीजी यानी आप या वे के साथ वेर्दन। वेर्दन। तो वेर और जी के साथ ये अपने असली रूप में ही रहता है। बिल्कुल। नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड 4, वाक्य रचना, सैंडविच नियम। सैंडविच नियम। हाँ, ये नियम मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगता है। सैंडविच नियम। हाँ, क्योंकि ये जर्मन वाक्यों की बनावट को बहुत अच्छे से समझाता है। तो जर्मन वाक्य में ये जो इंजन है यानी वेर्दन, वो हमेशा दूसरे स्थान पर आता है। हमेशा दूसरे स्थान पर। हमेशा। और जो मुख्य क्रिया है मेन वर्ब, वो वाक्य के बिल्कुल अंत में जाती है। अच्छा। और बीच में आती है बाकी सारी जानकारी, जैसे ऑब्जेक्ट, टाइम या प्लेस। तो मतलब इसका एक सूत्र बन गया, सब्जेक्ट प्लस वेर्डन प्लस ऑब्जेक्ट टाइम प्लस मेन वर्ब। एकदम सही। नेक्स्ट स्लाइड। अंग्रेजी में आई विल ईट पिज्जा। अब जर्मन में देखिए, Ich werde Pizza essen। फिर से Ich werde Pizza essen। तो यहाँ वेर्ड अपनी जगह यानी दूसरे स्थान पर है, और जो मुख्य क्रिया है एसन, जिसका मतलब है खाना, वो वाक्य के एकदम अंत में चली गई है। बिल्कुल, जैसा कि स्लाइड में तीर से दिखाया भी गया है, यही सैंडविच है। नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड 6, बीच में क्या आता है? What goes in the middle? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। अगर वाक्य लंबा हो तो बीच में चीजों को किस क्रम में रखें? इसका भी एक सामान्य नियम है। वाक्य के बीच के हिस्से को हम आम तौर पर टाइम मतलब समय, फिर मैनर यानी तरीका, और फिर प्लेस यानी स्थान के क्रम में रखते हैं। अच्छा, टाइम, मैनर, प्लेस। हाँ, उदाहरण देखिए, Ich werde morgen mit dem Bus nach Berlin fahren। एक बार फिर, Ich werde morgen mit dem Bus nach Berlin fahren। तो इसका हिंदी में मतलब हुआ, मैं कल बस से बर्लिन जाऊंगा। मॉर्गन हो गया समय, मिटिम बुस हो गया तरीका, और नाख बर्लिन हो गया स्थान। एकदम सही। और यहाँ एक प्रो टिप भी है, समय यानी टाइम आमतौर पर पहले आता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड 7, उपयोग 1, अनुमान और भविष्यवाणी। तो वेर्डन का इस्तेमाल सिर्फ योजना बताने के लिए नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्यूचर आई का एक बहुत बड़ा उपयोग भविष्यवाणियों के लिए किया जाता है, जैसे मौसम की भविष्यवाणी। अच्छा। Es wird morgen regnen। Es wird morgen regnen। इसका मतलब है कल बारिश होगी। जी। और दूसरा उदाहरण अनुमान के लिए है, Er wird wohl zu Hause sein। Er wird wohl zu Hause sein। इसका मतलब है वो शायद घर पर होगा। हाँ, यहाँ ये वोल शब्द का प्रयोग ध्यान देने वाला है। इसका मतलब है शायद।
और ये अक्सर फ्यूचर आय के साथ अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, ये वाक्य में एक अनिश्चितता का भाव लाता है। नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड 8, इरादे बनाम इच्छा, इंटेंशंस वर्सेस वॉन्ट्स। ये एक बहुत ही आम कंफ्यूजन है, वेरडन और वोलन के बीच का अंतर। हाँ, क्योंकि अंग्रेजी का विल और जर्मन का विल जो वॉलन से आता है बिल्कुल अलग है। तो वेरडन का उपयोग एक पक्के इरादे या वादे के लिए होता है। एक फर्म इंटेंशन और प्रॉमिस। जी, जैसे एक वेरेडे डियर हेल्फन। Ich werde dir helfen। इसका मतलब है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये एक वादा है। सही। जबकि वॉलन का मतलब इच्छा या चाहत है, a wish or want। अच्छा, तो अगर आप कहते हैं Ich will dir helfen, ich will dir helfen, तो इसका मतलब होगा मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये सिर्फ एक इच्छा है, वादा नहीं। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड 9, नेटिव स्पीकर्स का राज। सीक्रेट ऑफ नेटिव स्पीकर्स। ये मुझे सबसे दिलचस्प लगता है, असली जर्मन लोग कैसे बात करते हैं। हाँ, तो यहाँ एक बहुत मजेदार बात पता चलती है। जब भविष्य की कोई योजना या घटना निश्चित हो, मतलब पक्की हो, और समय का भी उल्लेख हो, जैसे कल या अगले हफ्ते। बिल्कुल, तो नेटिव जर्मन स्पीकर अक्सर भविष्य काल की जगह वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस का ही उपयोग करते हैं। क्या बात है, मतलब वेडन का झंझट ही खत्म। एक तरह से हाँ। देखिए, औपचारिक व्याकरण के अनुसार आपको कहना चाहिए इश वेड मॉर्गन कॉमन। इश वेड मॉर्गन कॉमन यानी मैं कल आऊंगा। ठीक है, ये तो नियम के हिसाब से है। लेकिन आम बोलचाल में आप सुनेंगे इश कॉमा मॉर्गन, इश कॉमा मॉर्गन। Ich komme morgen, मतलब मैं कल आ रहा हूँ। ये सुनने में ज्यादा स्वाभाविक लगता है। बिल्कुल। और यही तरीका ज्यादा इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड 10, समय सूचक शब्द, सिग्नल वर्ड्स। तो ये वो शब्द हैं जियो के साथ आप भविष्य के लिए प्रेजेंट टेंस का उपयोग कर सकते हैं, है ना? जी हाँ, ये शब्द ही सुनने वाले को बता देते हैं कि बात भविष्य की हो रही है। चलिए इन शब्दों को देखते हैं। मॉर्गन, मॉर्गन, कल। nächste Woche, नेक्स्ट वोखा, अगले हफ्ते। बाल्ड, bald, जल्दी ही। später, स्पेटर, बाद में। heute Abend, heute Abend, आज शाम। in 2 Jahren, इन 2 Jahren। 2 साल में। तो इन शब्दों के साथ वेडन की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड 11, मॉडल क्रियाओं का उपयोग, मॉडल्स इन फ्यूचर। अच्छा, अब बात थोड़ी और जटिल हो रही है। अगर वाक्य में मॉडल क्रिया आ जाए, जैसे म्यूसिन यानी मस्ट या क्योनन यानी कैन। हाँ, तो यहाँ एक खास नियम लागू होता है जिसे डबल इन्फिनिटिव कहते हैं। डबल इन्फिनिटिव, जी। वेडन तो अपनी दूसरी जगह पर ही रहता है, लेकिन मुख्य क्रिया और मॉडल क्रिया दोनों अपने मूल रूप में मतलब इन्फिनिटिव में वाक्य के अंत में एक साथ आते हैं। अच्छा, दो क्रियाएं एक साथ आखिर में। बिल्कुल। पहला उदाहरण देखिए, इश वेड गेहन मिसन। Ich werde gehen müssen। इसका मतलब है मुझे जाना होगा या I will have to go। गेहन और मिसन दोनों आखिर में। सही। दूसरा उदाहरण, Er wird das nicht machen können। Er wird das nicht machen können। इसका मतलब हुआ वह ऐसा नहीं कर पाएगा। एकदम सही। नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड 12, सारांश, समरी। तो हमने जो कुछ भी सीखा है उसका सार क्या है, मुख्य बातें क्या है? 3 मुख्य बातें याद रखनी है। ठीक है। पहली, द इंजन, भविष्य के लिए हमेशा वेर्दन का उपयोग करें। दूसरा, द सैंडविच, वेर्दन दूसरे स्थान पर और मुख्य क्रिया वाक्य के अंत में। और तीसरा जो सबसे मजेदार था, द सीक्रेट, निश्चित योजनाओं के लिए समय के साथ प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करें। और जैसा कि स्लाइड में लिखा है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, वील ग्लुक, जिसका मतलब है अभ्यास से ही निपुणता आती है। शुभकामनाएं। नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड 13, अभ्यास, उदाहरण 110। प्रैक्टिस। चलिए अब कुछ वाक्यों का अभ्यास करते हैं ताकि ये नियम पक्के हो जाएं। बिल्कुल। मैं हर वाक्य को जर्मन में 2 बार बोलूंगी और फिर उसका हिंदी अनुवाद। ठीक है। Ich werde morgen ins Büro gehen। Ich werde morgen ins Büro gehen। मैं कल ऑफिस जाऊंगा। Ich werde ein neues Auto kaufen। Ich werde ein neues Auto kaufen। मैं एक नई कार खरीदूंगा। Ich werde dich später anrufen। Ich werde dich später anrufen। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। Ich werde heute Deutsch lernen।
Ich werde heute Deutsch lernen. मैं आज जर्मन सीखूंगा। Ich werde die Wahrheit sagen. Ich werde die Wahrheit sagen. मैं सत्य बोलूंगा। Du wirst dieses Buch lesen. Du wirst dieses Buch lesen. तुम ये किताब पढ़ोगे। Du wirst heute Fußball spielen. Du wirst heute Fußball spielen. तुम आज फुटबॉल खेलोगे। Du wirst mit mir kommen. Du wirst mit mir kommen. तुम मेरे साथ आओगे। Du wirst früh schlafen. Du wirst früh schlafen. तुम जल्दी सो जाओगे। Du wirst eine Prüfung schreiben. Du wirst eine Prüfung schreiben. तुम एक परीक्षा लिखोगे। बहुत अच्छे. नेक्स्ट स्लाइड। Slide 14. अभ्यास उदाहरण 11 to 20. Practice. चलिए अभ्यास जारी रखते हैं। बिल्कुल. Er wird das Essen kochen. Er wird das Essen kochen. वो खाना पकाएगा। Sie wird ein Lied singen. Sie wird ein Lied singen. वो गाना गाएगी। Wir werden nach Berlin reisen. Wir werden nach Berlin reisen. हम बर्लिन की यात्रा करेंगे। Sie werden den Film sehen. Sie werden den Film sehen. वे फिल्म देखेंगे। Werden Sie mir helfen? Werden Sie mir helfen? क्या आप मेरी मदद करेंगे? ये एक सवाल है. Ich werde nächste Woche arbeiten. Ich werde nächste Woche arbeiten. मैं अगले हफ्ते काम करूंगा. Sie wird morgen tanzen. Sie wird morgen tanzen. वह कल नाचेगी. Wir werden uns am Wochenende treffen. Wir werden uns am Wochenende treffen. हम सप्ताहांत पर मिलेंगे. Ich werde in 5 Minuten fertig sein. Ich werde in 5 Minuten fertig sein. मैं 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगा. Alles wird gut sein. Alles wird gut sein. सब कुछ ठीक हो जाएगा. बहुत बढ़िया अभ्यास था। हाँ, इससे काफी कुछ साफ हो गया. हमने नियमों और उदाहरणों को तो देख लिया. अब देखते हैं कि ये आम बातचीत में कैसा लगता है. यहाँ यात्रा योजनाओं के बारे में एक छोटा सा संवाद है. जी, पहला व्यक्ति। Was wirst du nächste Woche machen? Was wirst du nächste Woche machen? तुम अगले हफ्ते क्या करोगे? दूसरा व्यक्ति। Ich werde nach Berlin reisen. Ich werde nach Berlin reisen. मैं बर्लिन की यात्रा करूंगा. पहला व्यक्ति. Wirst du mit dem Zug fahren? Wirst du mit dem Zug fahren? क्या तुम ट्रेन से जाओगे? दूसरा व्यक्ति। Ja, ich werde den Zug am Montag nehmen. Ja, ich werde den Zug am Montag nehmen. हाँ, मैं सोमवार को ट्रेन लूंगा. तो इस बातचीत में हमने देखा कि कैसे वेर्दिन और मुख्य क्रिया का प्रयोग सवाल और जवाब दोनों में किया गया है। बिल्कुल. नेक्स्ट स्लाइड. स्लाइड 15। और अंत में एक बहुत ही सकारात्मक और अक्सर इस्तेमाल होने वाला जर्मन वाक्य। Alles wird gut. Alles wird gut. जिसका मतलब है सब कुछ ठीक हो जाएगा. Everything will be fine. और इसके साथ एक प्रेरक संदेश भी है. जर्मन सीखना एक यात्रा है. चलते रहो. Learning German is a journey. Keep going. बिल्कुल. भाषा सीखना सिर्फ व्याकरण के नियम रटना नहीं है. ये उस भाषा की संस्कृति और सोचने के तरीके को समझने का एक दरवाजा भी है. तो आज की इस गहन पड़ताल का मुख्य सार यह है कि जर्मन में भविष्य के बारे में बात करने के 2 रास्ते हैं। एक औपचारिक वेदन वाला रास्ता और दूसरा निश्चित योजनाओं के लिए वर्तमान काल का उपयोग करने वाला अनौपचारिक रास्ता। और ये एक बहुत विचारणीय प्रश्न भी छोड़ जाता है। हाँ, कि ये जानने के बाद कि भविष्य के बारे में बात करने के 2 तरीके हैं, जर्मन बोलने वाले कब औपचारिक वेदन का उपयोग करना पसंद करते हैं और कब वे अनौपचारिक वर्तमान काल का। शायद ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे अपने भविष्य की योजना को लेकर कितने निश्चित या अनिश्चित हैं। बिल्कुल, और इस पर विचार करना भाषा की एक गहरी समझ देगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।